Assalamu alaikum. So dear aspirants, we are going to start the course for SST Biochemistry which is recently advertised by Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission. तो इसमें आपको पता है जैसे सिलेबस शेयर हुआ है कि 60% आपके पास जो MCQs हैं वो सब्जेक्ट से आएंगे जिसमें केमिस्ट्री है और बायो है। तो इसके लिए हम क्लास 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 है और इसके अंदर हम MCQs को भी डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस टेस्ट हैं उनके जो MCQs हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपके पास क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक हो तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं हमने उस इंपॉर्टेंट MCQs को, उस पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है। सबसे पहले जो केमिस्ट्री है, आपको पता हो कि केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री है इसको हम कहते हैं डिटेल स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की डिटेल स्टडी करते हैं। अब ये जो डिटेल स्टडी है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके अंदर हम मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अगर कोई केमिकल चेंजेस हो रही है तो उस चेंजेस को भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपके पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन आती है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, ये चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब इस केमिस्ट्री के हवाले से जो सबसे पहले आपके पास टॉपिक आता है वो टॉपिक आपके पास आता है मुस्लिम साइन टेस्ट का। ठीक है, तो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं मुस्लिम साइन टेस्ट का। सबसे पहली बात इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुस्लिम साइन टेस्ट में वो आपके पास है कि जो मुस्लिम पीरियड है वो मुस्लिम पीरियड आपके पास है, मुस्लिम पीरियड जो था वो आपके पास था 600 to 1600 AD। ठीक है, ये पहला आपके पास पॉइंट आ गया कि मुस्लिम साइन टेस्ट का जो पीरियड था वो पीरियड था 600 to 1600 AD। अच्छा, इस पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट, पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। तो ये आपके जहन में हो कि जो अल्केमिस्ट का दौर था वो अल्केमिस्ट का दौर कहाँ से कहाँ तक था, तो वो 600 से लेके 1600 था और उसको क्या कहते हैं, उसको अल्केमिस्ट कहते हैं। तो उस टाइम जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, एम्स थे, मकासद थे, वो एम्स उनके क्या थे। ठीक है, उस मुस्लिम साइंटिस्ट के एम्स क्या थे। मुस्लिम साइंटिस्ट के जो ज़्यादातर एम्स थे वो ये थे कि जो बेस मेटल है उस बेस मेटल को कैसे गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास है लेड PB, तो इस PB को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एक तो ये है कि बेस मेटल को कैसे लेड में कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास था कि हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ। ठीक है, प्रोलॉन्ग लाइफ के लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, ये मुस्लिम साइंटिस्ट का दूसरा एम था। तीसरे नंबर पे वो फिजिकल एविडेंस ढूंढ रहे थे। ठीक है, फिजिकल एविडेंस वो ढूंढ रहे थे टू सपोर्ट religious and philosophical beliefs, to support religious and philosophical support। ठीक है, ये आपके पास मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, उस मुस्लिम साइंटिस्ट के आपके पास 3 एम्स थे कि हाउ बेस मेटल को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ज़िंदगी को कैसे प्रोलॉन्ग किया जाए, और एविडेंस ढूंढ रहे थे जो कि रिलीजियस और फिलॉसफिकल बिलीफ्स को साबित कर सकें। ठीक है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट के एम थे। इसके साथ साथ मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत सारे मैथड्स को, लेबॉर्ट्री को, देखें मुस्लिम साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्री को भी इन्वेंट किया। ये आपके जहन में हो कि लेबॉर्ट्री जो है ये मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसी के साथ मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रिकल टेक्निक्स हैं। उस लेबॉर्ट्रिकल टेक्निक्स के अंदर आपके पास आती है मिसाल के तौर पे फिल्ट्रेशन है, ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस को इन्वेंट किया। फिल्ट्रेशन है, साथ में इसी तरह सब्लिमेशन है। ठीक है, ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया। सब्लिमेशन के साथ डिस्टिलेशन है, ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया। तो ये वेरियस टेक्निक्स हैं जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया। इसमें सबसे पहले आपके पास है फिल्ट्रेशन। अगर क्वेश्चन आता है फिल्ट्रेशन का कि फिल्ट्रेशन हम किसको कहते हैं, तो फिल्ट्रेशन में हम जो अनडिजॉल्व्ड सॉलिड है उस सॉलिड को हम सेपरेट करते हैं लिक्विड से। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड।
सॉलिड को हम लिक्विड से सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय फिल्टर पेपर, ठीक है। इसमें फिल्टर पेपर को यूज करके जो सॉलिड होते हैं उस सॉलिड से हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं। और सॉलिड में एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो सॉलिड है वो आपके पास अनडिजॉल्व्ड सॉलिड होंगे, ठीक है। अनडिजॉल्व्ड सॉलिड को हमने सेपरेट करना है फ्रॉम लिक्विड, सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय फिल्टर पेपर। इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। अच्छा, इसके साथ सेकंड मेथड हमारे पास है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉलिड है ये सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, ठीक है। सब्लिमेशन इज द process in which solid is directly converted into gas without passing through a liquid state। इसमें solid liquid में convert नहीं होता बल्कि directly gas में convert होता है, ठीक है। इस process को हम क्या कहते हैं, इस process को हम sublimation कहते हैं। अच्छा, sublimation की अगर कोई example आती है कि which one of the following is example of sublimation, तो आपने example के तौर पे लिखनी है, आपके पास है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि सबलाइम होता है, नेफ्थलीन। और साथ में आपने लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सबलाइम होता है, ठीक है। ये सेकंड आपके पास जो टेक्निक्स थी जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, अगर इस हवाले से क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास है डेस्टिलेशन। डेस्टिलेशन, तो ये डेस्टिलेशन भी आपके पास एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। डेस्टिलेशन ये भी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। और इसके अंदर हम डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के अंदर हम लिक्विड को पहले एवापोरेट करते हैं और उसके बाद उसको कंडेंस करते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन है तीसरे नंबर पे, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। ये भी एक आपके पास एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। और इस टेक्निक के अंदर होता क्या है कि जो लिक्विड है उस लिक्विड को पहले एवापोरेट किया जाता है, एवापोरेटेड, ठीक है, और देन कंडेंस्ड, फिर उसको कंडेंस किया जाता है। कंडेंस का मतलब है कि उसको दोबारा लिक्विड में चेंज किया जाता है, ठीक है। पहले उसको गैस में चेंज करते हैं, फिर उसको लिक्विड में चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई लिक्विड है, तो इस लिक्विड को चेंज किया वेपर्स में या गैस में, और दोबारा इसको चेंज किया लिक्विड में। तो ये वाला प्रोसेस जो है ये एवापोरेशन हो गया। ये एवापोरेशन कहलाता है जिसमें लिक्विड डायरेक्टली वेपर्स में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। और जब वेपर्स दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो अगर इन टेक्निक से कोई क्वेश्चन आता है या कोई स्टेटमेंट आती है तो उसमें आपने फिल्ट्रेशन भी पढ़ लिया, आपने सब्लिमेशन भी देख लिया और आपने डिस्टिलेशन भी देख लिया, ठीक है। ये मुस्लिम साइंटिस्ट के कुछ इन्वेंशंस थी। अच्छा, मुस्लिम साइंटिस्ट में अब आपके पास जो साइंटिस्ट है, एक आपके पास सबसे पहला साइंटिस्ट है जाबर बिन हयान, ठीक है। मुस्लिम साइंटिस्ट में जाबर बिन हयान है। तो ये जो जाबर बिन हयान है इसको सबसे पहली बात है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। जाबर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें जो केमिस्ट्री के अंदर मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस, तो उसमें आपके पास जो मेन रोल प्ले करते हैं वो आपके पास है लेबॉर्ट्री। तो जाबर बिन हयान फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने लेबॉर्ट्री को इन्वेंट किया, ठीक है। वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू इन्वेंट लेबॉर्ट्री, तो इट वाज जाबर बिन हयान, ठीक है। इसने लेबॉर्ट्री को इन्वेंट किया। लेबॉर्ट्री के इन्वेंट करने के साथ साथ अभी जो हमने टेक्निक्स पढ़े, लेबॉर्ट्री के टेक्निक्स हमने पढ़े, वो लेबॉर्ट्री के टेक्निक्स जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास है सब्लिमेशन है, ठीक है। सब्लिमेशन के साथ दूसरे नंबर पे हमारे पास है फिल्ट्रेशन है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है डेस्टिलेशन है। ये लेबॉर्ट्री टेक्निक्स जितनी भी है, तो ये सारी की सारी लेबॉर्ट्री टेक्निक्स जो है ये जाबर बिन हयान ने इन्वेंट की। साथ में आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो कि मेटलर्जी कहलाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैं, तो ये भी जाबर बिन हयान ने इन्वेंट किए। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके पास एक फादर ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा लेबॉर्ट्री को इन्वेंट करने वाला जाबर बिन हयान, तीसरे नंबर पे ये जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं ये टेक्निक्स भी जाबर बिन हयान ने इन्वेंट की और इसको हमने पढ़ लिया कि ये टेक्निक्स कौन कौन सी। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर ये तो इसका दूसरा काम मेन रोल हो गया, मेन काम हो गया, ये पहला, ये दूसरा।
तीसरे नंबर पे जाबिर बिन हयान ने जो हमारे पास एसिड है जिसमें नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जिसका फार्मूला HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ये भी जाबिर बिन हयान ने इन्वेंट किया। और साथ में वाइट लेड, ठीक है, वाइट लेड, ये भी जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, नाइट्रिक एसिड को और वाइट लेड को, ठीक है। वाइट लेड जो आपके पास है ये लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रो ऑक्साइड से मिलकर बनता है। लेड कार्बोनेट, वाइट लेड का किससे बनता है? लेड कार्बोनेट से, ठीक है, और लेड हाइड्रो ऑक्साइड से, ठीक है, लेड हाइड्रो ऑक्साइड, इससे ये मिलके बनता है। तो ये जो पहले नंबर पे आपके पास मुस्लिम साइंटिस्ट था, ये क्या था? ये जाबिर बिन हयान था। और ये जाबिर बिन हयान की आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जाबिर बिन हयान के हवाले से ये आपके पास आ गए। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास दूसरा मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसको हम कहते हैं मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी, ठीक है, मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी। अच्छा, तो बुक के अंदर मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी की जो फेमस बुक है वो आपने जहन में रखनी है। फेमस बुक मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी की, इसको कहते हैं अल इसरार, ठीक है, अल इसरार। अल इसरार का मतलब है बुक ऑफ सीक्रेट्स, बुक ऑफ सीक्रेट्स। पहला पॉइंट आपके पास आ गया मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी के हवाले से कि इसने जो फेमस बुक लिखी वो बुक थी अल इसरार, बुक ऑफ सीक्रेट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसने क्या किया? सेकंड नंबर पे इसने अल्कोहल बनाया, मैड अल्कोहल, ठीक है, बाय फर्मेंटेशन, बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू इसने क्या बनाया? अल्कोहल बनाया। ये फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सब्सटेंस को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में वो कन्वर्जन हम करते हैं, तो ये कन्वर्जन कहलाती है फर्मेंटेशन। इसने अल्कोहल बनाया फर्मेंटेशन से। इसके बाद इसने सब्सटेंस को, इसका तीसरा काम है कि इसने सब्सटेंस को डिवाइड किया, सब्सटेंस को डिवाइड किया लिविंग में एंड नॉन लिविंग में, ठीक है, सब्सटेंस को इसने डिवाइड किया लिविंग में, नॉन लिविंग में। ये आपके पास 3 पॉइंट्स आते हैं मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी के हवाले से, ठीक है। तो आपने जब पढ़ना है तो इस तरह के पॉइंट्स आपने बनाने हैं टेस्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास 2 साइंटिस्ट हो गए। अब इसके बाद हम जाते हैं तीसरे साइंटिस्ट के ऊपर। तीसरा साइंटिस्ट हमारा है अल बेरूनी, अल बेरूनी, ठीक है। तो अल बेरूनी के हवाले से हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अल बेरूनी, अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट है? तीसरे नंबर पे हमारे पास है अल बेरूनी। अच्छा, अल बेरूनी के हवाले से तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसने डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी, ठीक है, इसने डेंसिटी को जो है वो डिटरमाइन किया। डेंसिटी मुख्तलिफ सब्सटेंस की, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस, मुख्तलिफ सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो अल बेरूनी ने डिटरमाइन की। उसके बाद इसने केमिकल सब्सटेंस जो है वो केमिकल कम्बिनेशन कैसे करते हैं, केमिकल कम्बिनेशन कैसे करते हैं, ये भी आपके पास अल बेरूनी के पॉइंट्स में से आता है, ठीक है। अच्छा, और मुख्तलिफ जो केमिकल कम्बिनेशन है या केमिकल प्रोसीजर्स हैं, केमिकल प्रोसीजर्स हैं, ये अल बेरूनी के आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो आपके कोर्स के अंदर मौजूद है। डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने डेंसिटी को डिटरमाइन किया, तो वो आपके पास था अल बेरूनी जिसने डेंसिटी को डिटरमाइन किया। अच्छा, तो ये आपके पास तीसरा मुस्लिम साइंटिस्ट था। उसके बाद 4th नंबर पे आपके पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट है वो आपके पास है इब्न सीना, इब्न सीना आपके पास मुस्लिम साइंटिस्ट है 4th नंबर पे। तो इब्न सीना के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बहुत सारे फील्ड्स के अंदर ये एक्सपर्ट था, मेडिसिनल के अंदर या इसी तरह एस्ट्रोनॉमी के अंदर, बहुत सारे फील्ड के अंदर ये एक्सपर्ट था। लेकिन ये पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने इस आइडिया को रिजेक्ट किया दैट गोल्ड बेस मेटल, जो मेटल्स हैं, मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू
गोल्ड। ठीक है, इसने ये आइडिया रिजेक्ट किया कि मेटल्स जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और इसने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी जो कि मुख्तलिफ यूरोपियन यूनिवर्सिटी में अभी भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, टाट मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। तो ये आपके पास मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अब मुस्लिम साइंटिस्ट के बाद आपके पास आती है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। मुस्लिम साइंटिस्ट के बाद आपके पास आती है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जो आपके बुक के अंदर है, तो इसमें बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखने हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिज़िकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ along with chemical change, along with chemical change। मतलब इन दोनों की जो दोनों का रिलेशनशिप है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का और केमिकल चेंज का, ये हमने फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ऑब्ज़र्वेबल, या जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, अच्छा, उसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये केमिकल चेंज के अंदर हम इसको देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है जो ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल है? तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है अलॉन्ग विद केमिकल चेंजेस। अच्छा, अलॉन्ग विद केमिकल चेंजेस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी को पढ़ते हैं, बैटरीज वगैरह को हम पढ़ते हैं, सेल्स वगैरह को हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो गॉल्वानिक सेल्स हैं, वोल्टेक सेल्स हैं, ये सारी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इसको भी हमने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री आ गई है। अच्छा, सेकेंड नंबर पे अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं एंड दियर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल आपके पास है CH4। अब ये हाइड्रोकार्बन है जिसको मीथेन कहते हैं। C2H6 है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसको हम ईथेन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है C4 अगर आ गया, H10 आ गया, ये भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है। C2H2 एसिटाइलिन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, अगर इसी हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दें, मिसाल के तौर पे CH4 में एक CH निकाल के उसकी जगह हमने CH3Cl लिख दिया, ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? ये इसका नाम पड़ गया मीथाइल क्लोराइड। ये मीथाइल क्लोराइड है, मीथेन से बना है, उसके एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्लोरीन लगा दिया तो ये मीथाइल क्लोराइड, ये उसका डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके अंदर हमने ये हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी ब्रांच है? तीसरे नंबर पे हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को पढ़ना है एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स, मतलब स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अलावा इसमें आपके पास ऑक्साइड्स आते हैं, इसमें आपके पास कार्बोनेट्स आते हैं, इसमें आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, इसमें आपके पास सल्फेट, फास्फेट एलिमेंट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे पढ़नी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट है Ag, तो अब इसको पढ़ना है, इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। मिसाल के तौर पे NaCl है, अब ये सोडियम क्लोराइड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसको हमने कहाँ पे पढ़ना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। या आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है तो इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की केमिस्ट्री हमने पढ़नी है तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक में हमने सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को पढ़ना होता है एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। इसमें ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट, बहुत सारे एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, 3 ब्रांचेज हो गई हैं। अच्छा, अब इसको रेस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच पे जाते हैं। ब्रांच नंबर 4 पढ़ते हैं
ब्रांच नंबर 4 पढ़ते हैं और ब्रांच नंबर 4 हमारे पास आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं ऑफ मैटर, मैटर की एनालिसिस करते हैं हम। और एनालिसिस हमारे पास दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये हमने किसके अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी है। अच्छा, ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, ये क्वांटिटी के ऊपर बेस करती है, क्वांटिटी के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपके पास है ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर सोल्यूशन है, मतलब साल्ट एंड सोल्यूशन है, और सोल्यूशन क्या है, सॉल्ट एंड वाटर का। तो अब अगर हम कहें कि इसमें 5 ग्राम साल्ट मौजूद है, ठीक है, ये जो 5 ग्राम साल्ट है, ये जो एनालिसिस हमने किया है, ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अगर हम इसके कलर की बात करें, ठीक है, या हम इसके टेक्सचर की बात करें, तो ये कलर, टेक्सचर, ETC, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगी। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटी के ऊपर बेस करती है, जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये क्वालिटी के ऊपर बेस करती है। ठीक है, ये आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री आ गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि मतलब वाटर के अंदर हमने इम्प्योरिटीज़ को फाइंड करना है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, इम्प्योरिटी इन वाटर, इम्प्योरिटी इन वाटर, ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में पढ़ेंगे। तो जब आप इम्प्योरिटी फाइंड करेंगे तो इम्प्योरिटी के लिए आपने उसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, कौन कौन सी इम्प्योरिटी है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 5 नंबर पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद 5 नंबर पे आप आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसकी केमिस्ट्री आपने पढ़नी होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है उसकी केमिस्ट्री क्या, ये कैसे बनते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपके पास आता है सीमेंट है, ग्लास है, ठीक है, फर्टिलाइज़र है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, तो इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हमने ऐसे प्रोसेस के लिए, ऐसे सब्सटेंस के लिए, ये जो सब्सटेंस है या इसके लिए जो मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, ये सारी हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी है। अच्छा, उसके बाद आपके पास 6 नंबर पे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने न्यूक्लियस को स्टडी करना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस को, डिटेल स्टडी ऑफ न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे हमने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि जो रेडिएशन निकलती है, चाहे अल्फ़ा हो, बीटा हो, ये जो रेडिएशंस होती हैं ये न्यूक्लियस से निकलती है। ठीक है, ये मतलब इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी होती है। और उसके बाद 7 नंबर पे आपके पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हमने एनवायरनमेंट को पढ़ना होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। एंड व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एवरीथिंग अराउंड अस या एवरीथिंग सराउंड अस, इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। उस एनवायरनमेंट को पढ़ लें और उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर बात आती है एसिड रेन की आती है, या एयर पोल्यूशन की आती है, या जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उसको हमने पढ़ना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। और लास्ट वन आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़नी है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं एंड अदर एंजाइम्स वगैरह। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स एंड अदर, बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स मौजूद है या एंजाइम्स मौजूद है, या जो
केमिकल्स मौजूद हैं, उस केमिकल्स की हमने केमिस्ट्री पढ़नी है, उसकी सिंथेसिस पढ़नी है, कंपोजिशन पढ़नी है, डीकम्पोजिशन पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ये सारी हमने उस बायोमॉलिक्यूल्स की या उस मॉलिक्यूल्स की पढ़नी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है प्रोटीन है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है, वाइटामिन्स हैं, ETC। ये सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं या कोई एंजाइम्स हैं, इनको हमने पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जब हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, ये सारी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास जो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री थी, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास कवर हो गई। अच्छा, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिक डिफिनीशंस है, ठीक है, बेसिक डिफिनीशंस है, थोड़ी सी बेसिक डिफिनीशंस है। उस बेसिक डिफिनीशंस को हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमने वो देखने हैं। बेसिक डिफिनीशंस, बेसिक डिफिनीशंस में आपके पास देखें, सबसे पहले नंबर पे तो आपके पास आता है मैटर। मैटर आप कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, इसको हम मैटर कहते हैं, जिसका स्पेस हो, एवरीथिंग, चाहे एयर हो, वाटर हो, ठीक है, कुछ भी हो, सॉलिड हो, ये सारी चीज़ें मैटर आती हैं, मैटर के अंदर आती है। फिर दूसरी जो डिफिनीशन हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है सब्सटेंस की, पेवर सब्सटेंस की, ठीक है, कि पेवर सब्सटेंस या सब्सटेंस क्या चीज़ है, सब्सटेंस क्या चीज़ है, ठीक है। सब्सटेंस, व्हाट इज सब्सटेंस? तो हम कहते हैं कि अ पीस ऑफ मैटर, अ पीस ऑफ मैटर इन पेवर फॉर्म, ठीक है, पेवर फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं, पीस ऑफ मैटर इन पेवर फॉर्म। यहाँ पे जो पेवर फॉर्म है, इस पेवर फॉर्म का मतलब है जिसकी कंपोजिशन सेम हो, सेम कंपोजिशन एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर। यहाँ पे पेवर का मतलब ये है जिसकी कंपोजिशन हर जगह, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आता है कि आपके पास है H2O है, या आपके पास है सैलड है, या आपके पास है सॉल्ट एंड वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर है, या आपके पास शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है, शुगर एंड वाटर है, या कोई और एग्जांपल आता है, मिसाल के तौर पे आपके पास कैंडी है, ETC। इसमें आपसे पूछता है कि इसमें पेवर सब्सटेंस क्या है। तो देखें, पेवर सब्सटेंस होगा जिसकी कंपोजिशन हर जगह पे सेम होगी। मिसाल के तौर पे वाटर है, तो वाटर अगर किसी भी जगह पे हो, पाकिस्तान की किसी भी जगह या वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह पे होगा, तो उस वाटर की कंपोजिशन यही होगी, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, ये कंपोजिशन इसकी चेंज नहीं होती, यही केमिकल फार्मूला यही। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये चेंज होती है, ठीक है, हर जगह पे चेंज हो सकती है, लाजमी नहीं है इसकी कंपोजिशन एक ही जगह पे एक ही बंदा इसको बनाए फिर भी इसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आती। तो पेवर सब्सटेंस कौन सा होगा? जो कि पेवर फॉर्म में होगा। तो आपके पास जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे पेवर सब्सटेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। मिसाल इसके अलावा अगर बात करें हम NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, तो इसमें 1 सोडियम 1 क्लोरीन है, 1:1 है, तो ये भी पेवर सब्सटेंस है। अगर हम बात करें H2SO4 की, तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है, आपके पास रेशो ये आती है, तो ये भी पेवर सब्सटेंस है, ठीक है। तो पेवर क्या होगा? जिसकी कंपोजिशन हर जगह पे सेम होगी, उसको हम पेवर सब्सटेंस कहते हैं। तो उसको हम सब्सटेंस कहेंगे और उसको पेवर फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। फिर जो आपके पास मैटर है, ये मैटर को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक आपके पास पेवर है और दूसरा आपके पास एम पेवर है, ठीक है। ये जो पेवर है इसके अंदर आपके पास आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, ये दोनों पेवर्स में आते हैं। और ये आपके पास आते हैं मिक्सचर, इसके अंदर आता है एम पेवर के अंदर मिक्सचर आता है। फिर मिक्सचर की आपके पास 2 टाइप्स आती है, एक को हम कहते हैं होमोजीनियस और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। एक होमोजीनियस है और दूसरा हमारे पास क्या है? हेट्रोजीनियस है। ये आपके पास मैटर आ गया और मैटर के आपके पास फॉर्म आ गई हैं, पेवर फॉर्म, एम पेवर फॉर्म, एलिमेंट एंड कंपाउंड इसका पेवर फॉर्म है और मिक्सचर इसका एम पेवर फॉर्म है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास उस बेसिक डेफिनेशंस के बाद ये मैटर की क्लासिफिकेशन आ गई। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट्स पे जाते हैं कि एलिमेंट्स क्या चीज़ है, ठीक है।
एलिमेंट्स क्या चीज़ है, एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं? तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो एलिमेंट्स आपके पास पहली बात यह है कि ये आपके पास पेवर सब्सटेंस है। जहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे पेवर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पेवर सब्सटेंस है। अच्छा, पेवर सब्सटेंस के बाद दूसरे नंबर पे मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास गोल्ड है, ये गोल्ड का पीस है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं सारे के सारे ये गोल्ड के एटम्स हैं और सारे के सारे सेम हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। अच्छा, उसके बाद कैन नॉट बी ब्रोकन, कैन नॉट बी ब्रोकन, इसको हम तोड़ नहीं सकते। एंड टू सिंपलर सब्सटेंस, एंड टू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एलिमेंट आता है। एलिमेंट क्या है? पेवर सब्सटेंस है, सेम टाइप ऑफ एटम्स है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस है। इसका मतलब ये है कि ये गोल्ड का पीस है, इस गोल्ड के पीस को अगर इसके हम 1000 पीसेस भी बना दें, ठीक है, तो उसका इतना सा पीस भी जो है इसको भी हम गोल्ड कहेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। ये हमारे पास एलिमेंट। अच्छा, टोटल एलिमेंट्स आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास है 118 एलिमेंट्स हैं, और इस 118 एलिमेंट्स में आपके पास जो 92 एलिमेंट्स हैं ये आपके पास नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है, और इसके बाद जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो 92 है वो 92 वाला आपके पास यूरेनियम है, यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। तो इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं यूरेनियम के बाद, आफ्टर यूरेनियम, उसको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, सॉरी एनिमल्स बोलने वाला था। अच्छा, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिससे रेडिएशन निकलती है। अच्छा, फिर जो ये एलिमेंट्स है हमारे पास, एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को फिर कैटेगराइज करते हैं हम। एक तो आपके पास आता है मेटल, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आता है नॉन मेटल, और तीसरे नंबर पे आपके पास आता है मेटलाइट्स, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। तो इसको हमने आगे चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स क्या होते हैं। अच्छा, जो एलिमेंट्स हैं इस एलिमेंट्स को हम शो करते हैं, कैसे शो करते हैं एलिमेंट्स को? एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ठीक है। सिंबल हमारे पास क्या है? सिंबल हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल नेम है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल नेम है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल नेम ऑफ एन एलिमेंट्स। अच्छा, ये सिंबल लिखते कैसे हैं? तो सिंबल लिखने के लिए देखें उस एलिमेंट के नेम का फर्स्ट कैपिटल लेटर, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल लेटर इसका, अगर वो लेटर एक दफ़ा ये यूज़ हुआ हो, मिसाल के तौर पे कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे देखिए कार्बन है, कार्बन का सिंबल आपके पास आता है C, अगर हाइड्रोजन है H हाइड्रोजन का सिंबल है, N नाइट्रोजन का सिंबल है, ठीक है। अगर वो पहले यूज़ हुआ हो, ऑलरेडी यूज़ है, फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर ऑलरेडी यूज़ है, तो फिर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट कैपिटल प्लस सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी दूसरा लेटर, सेकंड लेटर, कोई भी दूसरा लेटर, ठीक है, फ्रॉम नेम से आप सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, कोई भी लेटर लेंगे तो ये उसका नाम बन जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें, कार्बन ऑलरेडी यूज हुआ है। अब अगर हमारे पास है कैल्शियम, तो C सिंबल तो हम इसका नहीं ले सकते हैं, तो इसका पहला C कैपिटल लेंगे और दूसरा स्मॉल लेंगे, ये इसका सिंबल बन जाएगा। कैल्शियम का सिंबल हमारे पास Ca आता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम हीलियम है, ये भी H से स्टार्ट होता है, तो इसका सिंबल क्या, हम H नहीं ले सकते, बल्कि इसका सिंबल हमारे पास क्या होगा, He होगा। अगर हम बात करें हमारे पास है नियॉन का, तो नाइट्रोजन N से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन ऑलरेडी यूज हुआ है, तो हमारे पास नियॉन का सिंबल क्या होगा, Ne है। ज़्यादातर सेकंड लेटर लेते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, उसके नाम से हम कोई भी लेटर ले सकते हैं। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके जो सिंबल्स हैं वो उनके नाम के साथ मैच नहीं करते,
ठीक है, क्योंकि उनके जो नेम है या तो वो ग्रीक में है या लैटिन में है, तो उसके सिंबल अलग है। ठीक है, वो सिंबल उसके दूसरे नाम के साथ मैच नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपके पास है आयरन है, ठीक है, आयरन है। अब आयरन का सिंबल तो Fe है, लेकिन इसके नाम के साथ नहीं है, तो इसका जो दूसरा नेम है वो हमारे पास है फेरम। ठीक है, ये उसके नेम के बेस पे। इसी तरह अगर हमारे पास है गोल्ड, गोल्ड जिसको हम कहते हैं, गोल्ड का सिंबल हमारे पास Au है। इसका Au सिंबल इसके दूसरे नाम ऑरम से आया हुआ है, ऑरम। ये भी ज़हन में रखने, बाज़ दफ़ा आता है कि आयरन का दूसरा या आयरन का जो ग्रीक या एटालिक नेम है वो क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आएगा। गोल्ड का आता है तो गोल्ड का दूसरा नाम क्या है, ऑरम है। ठीक है, ऑरम। और तीसरे नंबर पे अगर आपके पास आता है Ag, Ag किसका सिंबल है, Ag सिल्वर का सिंबल है। इसका ग्रीक नेम क्या होगा, अर्जेंटम, अर्जेंटम। अच्छा, फोर्थ नंबर पे अगर आता है पोटाशियम का, तो देखें पोटाशियम सिंबल क्या है, के, तो इसका दूसरा नाम क्या है, कैलियम है। ठीक है, अच्छा फिफ्थ नंबर पे आपके पास अगर आता है सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है, Na है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम नेट्रियम है। इसका दूसरा नाम क्या है, नेट्रियम है। अगर सिक्स नंबर पे आपके पास आता है टन, ठीक है, टन सिंबल इसका Sn है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेनियम, स्टेनियम। ठीक है, इसका स्टेनियम है, उसी से इसका सिंबल है, इसको हम 10 पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें लेड की, तो होना चाहिए था सिंबल इसका Li, लेकिन ये जो सिंबल है इसका Pb, इसके दूसरे नाम के ऊपर है, ग्रीक नेम है या लैटिन नेम है, जिसको हम कहते हैं प्लम बम। ठीक है, प्लम बम। तो ये तकरीबन हमारे पास कुछ 8 नाम हो गए। अच्छा, एक और नाम मेरे जहन में आ रहा है जिसको हम कहते हैं टंगस्टन, टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल WO है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वॉल्फ्रेम पढ़ते हैं। ठीक है, वॉल्फ्रेम पढ़ते हैं। अच्छा, 10th नंबर पे हमारे पास कोई और एलिमेंट ऐसा जो मेरे जहन में फ़िलहाल यही एलिमेंट्स हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं। ठीक है, 9th एलिमेंट्स हैं, और 9 एलिमेंट्स के हमने उसका ग्रीक नेम और दूसरा नेम हमने पढ़ लिया। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एलिमेंट, कि एलिमेंट को हमने ऐसे पढ़ना है। ठीक है, इसको आपने, इस नामों को भी आपने जहन में रखना है। ये जो नाम्स आपके पास है, ठीक है, इसके ग्रीक नेम, क्योंकि इसके सिंबल इसके साथ मैच नहीं करते, तो बाज़ दफ़ा MCQs इससे आता है कि इसका ग्रीक नेम या इसका लैटिन नेम क्या है। ठीक है, तो ये अच्छा, एलिमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड है। अच्छा, कंपाउंड क्या बनता है, मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, पहली बात तो यह है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, बाई केमिकल कम्बिनेशन, मिक्सचर नहीं होगा, बाई केमिकल कम्बिनेशन है। 2 और मोर एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स बाई केमिकल कम्बिनेशन इन अ फिक्स्ड रेशो। ठीक है, इन अ फिक्स्ड रेशो, ये इसकी डिफिनीशन आती है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक खास रेशो के अंदर केमिकली कंबाइन हो जाए तो वो कंपाउंड बनता है। मिसाल के तौर पे देखिए, आपके पास है H2O। H2O किस से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। ठीक है, हमारे पास है NaCl। अब इसमें एक Na एक Cl, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये केमिकल कंपाउंड है। इसमें देखो रेशो भी फिक्स्ड है, ये आपके पास 2:1 है, कहीं पे भी ये रेशो फिक्स्ड होगी, ये 1:1 है। ठीक है, ये हमारे पास है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी रेशो क्या है, 2:2। ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड की जो रेशो है, ये रेशो फिक्स्ड है। रेशो आपने यहाँ पे बाई नंबर लेनी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो 2:2 हो गया इसका। अगर हमारे पास आता है C6H12O6, ये भी केमिकल कंपाउंड है, तो इसकी रेशो आपके पास क्या आएगी, 6:12 6। इसकी रेशो आप देख लें, आपके पास ये रेशो आती है 1:2:1। इसको हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास ही आता है। तो ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं। अच्छा, आप देखें, ये O3 है, ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बनता है। ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है।
3 ऑक्सीजन सेम है। इसी तरह अगर आपके पास H2 आ गया कि ये कंपाउंड है या नहीं है, तो ये भी कंपाउंड नहीं है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपाउंड, ठीक है। अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ गया और उस एमसीक्यूज के आपके पास ऑप्शन आ गए, ये एक आपके पास है N2O, दूसरा आपके पास है NO, तीसरा आपके पास है N2 और चौथा आपके पास है N2O5। इसमें देखें कौन सा कंपाउंड नहीं है। देखें ये 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हैं, ये भी 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हैं, ये भी 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके, तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। कंपाउंड से हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ था। अच्छा, अगर आप कंपाउंड की रेशो को चेंज करते हैं, कंपाउंड की रेशो को आप चेंज करते हैं, तो रेशो चेंज करने से कंपाउंड चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे देखिए आपके पास है वाटर में 2:1। अब हम रेशो चेंज करते हैं, अगर हम करें 2:2, तो ये क्या हो गया, अब ये वाटर नहीं रहा क्योंकि अब 2:2 है, तो H2O2, अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो बाय चेंजिंग द रेशो आप उस कंपाउंड को चेंज कर देते हैं, ये कंपाउंड आ गया। अच्छा, कुछ केमिकल कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स को हम फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ केमिकल कंपाउंड्स है जिसके नाम आपको आने चाहिए, उसके कॉमन नेम और उसके फार्मूले के साथ, क्योंकि बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज इसका आता है कि इसका कॉमन नेम क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है NaCl, सबसे इसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम हमने देखना है, तो इसका कॉमन नेम हमारे पास आता है टेबल सॉल्ट, ठीक है। इसको कॉमन सॉल्ट या कॉमन टेबल सॉल्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके पास है एक सोडियम ही से सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। और इसको कॉस्टिक सोडा इसलिए कहते हैं कि ये स्किन को बर्न करता है, इसलिए इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर हमारे पास आता है Na2CO3, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, वॉशिंग सोडा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम से आपके पास आता है NaHCO3, अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। NaHCO3, इसका जो कॉमन नेम है ये आपके पास आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। इसी तरह अगर हमारे पास 5th नंबर पे आता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइम, ये चूना है, ठीक है। और ये इसको कौन सा चूना कहते हैं, ये क्विक लाइम है, जिंदा चूना जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम। अच्छा, अगर क्विक लाइम है इसको वाटर में डाल देते हैं तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है, लाइम वाटर। तो ये कुछ आप केमिकल कंपाउंड्स, एक दो और भी है, इस केमिकल कंपाउंड्स को आपने ध्यान में रखना है, इसका कॉमन नेम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 1 था वो हमारा कंपाउंड तक ही था और उसके केमिकल नेम के तक ही था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू।